दोस्तों, हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में तमाम वोटर्स को ये तो बोला जाता है कि वोट करना ज़रूरी है। तमाम वोटर्स को बोला जाता है कि आप जाइए, मतदान करिए, मतदान करना बहुत ज़रूरी है, वोट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी आपको किसी ने ये बताया कि वोटर्स की असली पहचान क्या होती है? क्या कभी किसी मीडिया चैनल ने आपको ये बताया कि एक वोटर की असल तौर पे पहचान कैसे करी जानी चाहिए? हमारे न्यूज़ चैनल्स पे ये कभी नहीं बताया जाता है कि एक वोटर की असली पहचान किन मापदंडों पर, किन पैमानों पर होनी चाहिए। हमारा न्यूज़ चैनल जो हमारी मीडिया है वो कभी नहीं बताती है कि एक वोटर की असल में पहचान क्या होनी चाहिए। मसलन जैसे अगर एक किसान है, तो एक किसान के लिए उसकी ज़रूरतें क्या हैं? कम दामों पर खाद, अच्छे बीज, कम दरों पर बिजली व्यवस्था। अगर एक बेरोजगार है तो उसके लिए उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरत क्या है? एक अच्छा रोजगार, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर। अगर एक महिला है तो उसकी आवश्यकताएं क्या है? सामाजिक सुरक्षा, अच्छी पढ़ाई, आर्थिक मदद। लेकिन हमारे मीडिया चैनल्स पर वोटर्स की असली पहचान क्या बताई जाती है कि भाई ये किस जाति का है, ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है, ये किस धर्म का है। कुल मिला के इन मीडिया चैनल्स पे अगर आप देखेंगे तो वोटर्स की पहचान सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर की जाती है। लेकिन असल में वोटर्स की पहचान किन मापदंडों पर होनी चाहिए, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आज हम दोस्तों इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि एक वोटर की असल में पहचान क्या होनी चाहिए, किन पैमानों पर एक वोटर की पहचान होनी चाहिए। एक वोटर को उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकताओं, उनकी परिस्थितियों के आधार पर वोटर्स को बांटना चाहिए। लेकिन हमारी मीडिया, हमारी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करती हैं। दोस्तों, अगर मीडिया ये कहती है कि आपके एक वोट डालने से विकास होगा, तो वोटरों की पहचान भी उन्हीं आवश्यक मापदंडों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म के आधार पर वोटर्स का विभाजन होना चाहिए। अगर आपको वोटर्स को बांटना ही है तो इन आधार पर बांटे कि कितने वोटर्स युवा हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने किसान हैं, कितने युवा बेरोजगार हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितने शहरी हैं। आजीविका के आधार पर वोटर्स को बांटना चाहिए। आज बेरोजगार हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने नौकरी की तलाश में हैं, जो एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, कितना स्वरोजगार है, कितनी महिलाएं स्वरोजगार पर आश्रित हैं। लेकिन इन तमाम पैमानों से दूर हमारी मीडिया किस आधार पर वोटर्स को बांटती है कि भाई कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, ये किस जात का है, ये किस। तो इसे समझने के लिए एक सबसे अच्छा और बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मसलन अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में वोटर्स को किस आधार पर बांटना चाहिए। आप पहले बिहार की परिस्थितियां देखिए। आप ये देखिए कि बिहार में कितनी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार में वोटर्स की पहचान किस आधार पर होती है? जाति के आधार पर कि भाई सबसे ज्यादा कौन से वोटर्स है बिहार में? भाई यादव वोटर्स है सबसे ज्यादा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग बिहार से ही पलायन करते हैं रोजगार के लिए? तो क्यों ना वोटर्स की पहचान, बिहार में वोटर्स की पहचान इन बेरोजगार और रोजगार के आधार पे वोटर्स की पहचान की जानी चाहिए। भाई आखिर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग पलायन कर रहे हैं तो रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे? इतनी और ऐसी फैक्ट्रीज बिहार में लगानी जानी चाहिए ताकि लोग अपने ही बिहार में, अपने ही राज्य में रहकर रोजगार के अच्छे अवसर का फायदा उठा सके, ताकि उनको सूरत, मुंबई ऐसे इतने दूर दूर और राज्यों में पलायन ना करना पड़े। एक बड़ी ही कम दिहाड़ी पे, बड़ी ही कम मजदूरी पे वो वहां पे काम करता है, ट्रेन में धक्के खा के जाता है, अपने परिवार से दूर रहता है। कोई भी मीडिया चैनल आपको ये नहीं बताएगा कि बिहार में जाति के आधार पर वोटर्स को बांटने की बजाय आप रोजगार और पलायन के आधार पर वोटर्स की पहचान करें। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये गोदी मीडिया हरियाणा में जो वोटर्स हैं, किस तरीके से ये गोदी मीडिया हरियाणा के वोटर्स की पहचान करता है। गोदी मीडिया की बड़ी फीमेल एंकर बताती हैं कि भाई हरियाणा में 3.35 गुर्जर हैं, 2.9 सैनी हैं, 3.8 मुस्लिम हैं, 8% पंजाबी हैं, 7.5% ब्राह्मण हैं। लेकिन कभी ये मैडम ये बताएंगी
कि करीब पूरे भारत का जो सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक है वो इसी हरियाणा से निकल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये गोदियांकर सबको कभी नहीं बताएंगे कि सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक इसी हरियाणा से निकल रहे हैं। CMIE और फोर्ब्स की रिपोर्ट की अगर माने तो मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट हरियाणा नंबर 1। कभी इन लोगों ने इस आधार पे वोटर्स को बांटने की कोशिश की कि कितने वोटर्स को रोजगार की आवश्यकता है, क्या जो मुद्दे हैं जो आप तमाम इस तरीके से बड़ा गुर्जर सैनी और ब्राह्मण कर रहे हो, क्या कभी इन गोदी मीडिया ने इन तमाम हरियाणा के वोटर्स को उनकी नौकरी के अवसर पर कि भाई कितने लोगों को नौकरी चाहिए, कितने लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर चाहिए, कितना यहाँ का युवक जो है एलिजिबल है नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का भी इन लोगों ने उदाहरण दिया है कि भाई राजस्थान में 7% ब्राह्मण हैं, 6% राजपूत हैं, 4% वैश्य हैं, 2% अन्य हैं, 5% गुर्जर हैं, जो पिछड़े मतलब जो 40% के पिछड़े में 10% जाट हो गए, माली भी बता दिया 4% है, अन्य 21% बता दिया, 18% दलित हैं, 14% आदिवासी हैं। तमाम पूरा राजस्थान का एक्सरे इन्होंने करके आपके सामने रख दिया। लेकिन क्या दोस्तों इन गोदी चैनल्स ने आपको ये बताया कि इसी राजस्थान में जहां पे आप इतना लंबा चौड़ा जाति के आधार पर वोटर्स को बांट रहे हैं, क्या इन गोदी चैनल्स ने आपको ये बताया कि सबसे ज्यादा बदतर हालत अगर महिलाओं की कही है तो वो राजस्थान में है। आज भी बड़े स्तर पे छोटी उम्र में महिलाओं की शादी कर दी जा रही है। बड़े स्तर पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे महिलाओं का रेशियो कम होता जा रहा है। जैसे ही जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें, जैसे जैसे हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो आज भी महिलाएं काफी पिछड़े पायदान पर हैं। क्या इन लोगों ने कभी इन मुद्दों को आपके सामने रखा? अब ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो बकायदा ओम बना के बताया जा रहा है कि भाई यूपी चुनाव में ब्राह्मण मतों का प्रभाव, 115 सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव। फिर बकायदा राज्य भी बता दिए गए हैं कि भाई बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, प्रयागराज, फलाना फलाना जगह पे ब्राह्मण वोटर्स इतने इतने हैं। कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के इन्होंने यूपी में बड़ा ही बता दी कि भाई ब्राह्मण वोटर्स का एक अच्छा खासा प्रभाव है। क्या इन गोदी मीडिया के चैनल्स ने आपको ये बताया कि आज सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा की बदतर हालत है तो वो उत्तर प्रदेश में ही है? हाईएस्ट क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में ही है। और ये जो ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि भाई इतनी बड़ी तादाद में जो बेरोजगार युवक उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं, क्या अब वो उसमें भी ब्राह्मण और दलित और आदिवासी देखेंगे, ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है? वोटर्स को बांटने के जो इनके पैमाने हैं वो इतने संकुचित हैं और वो इसी तरीके से आपके दिमाग को भी इतना संकुचित कर देना चाहते हैं। इसे समझने के लिए आपको राजनीतिक पार्टियों की जो कामकाज है, इनकी जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। मसलन अगर एक कंपनी है, मान लीजिए अगर एक टॉर्च कंपनी है, उसे अपनी टॉर्च बेचनी है, तो वो आपको किस चीज का डर दिखाएगी? जो टॉर्च कंपनी है वो आपको अंधेरे का डर दिखाएगी। वो टॉर्च की कंपनी आपको अंधेरे का डर दिखाएगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वो टॉर्च खरीदे। बिल्कुल उसी तरीके से ये तमाम राजनेता भी आपको धर्म की सुरक्षा का डर दिखाएंगे कि भाई आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है, अगर वो लोग आ गए तो आपकी जाति के लोगों को खत्म कर देंगे, अगर उस धर्म के लोग आप पे सवार हो गए तो वो आपको खत्म कर देंगे। इन नेताओं का सिर्फ एक मकसद है कि पहले तो इनको बिजली मत दो। जब लोगों के पास बिजली नहीं होगी तो वो व्यक्ति इन्वर्टर के पीछे भागेगा। लेकिन इतनी महंगाई के चलते जब व्यक्ति के पास खाने जिन मतलब जहां पे खाने को रोटी नहीं है, वो व्यक्ति इन्वर्टर क्या खरीदेगा? फिर भी कुल मिला के जब वो इन्वर्टर के पीछे भागेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, महंगाई के चलते वो इन्वर्टर भी नहीं खरीदेगा। फिर लास्ट में वो किस पर आकर गिरेगा? टॉर्च पे आकर गिरेगा। लास्ट में उसे वो टॉर्च खरीदनी ही पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये राजनीतिक लोग, ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये वोटर्स को हर स्तर पे इतना कमजोर कर दो कि वो अपनी बुद्धिमत्ता का, अपना विवेक का प्रयोग ही ना कर पाए।
उसको धर्म और जाति के आधार पर इतनी बुरी तरीके से लड़ा दो कि वो अपनी बुद्धि से अपने भविष्य के बारे में सोच ही ना पाए, वो अपना विवेक ही ना इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि अब आप मुझे खुद बताइए, अगर सच में इन नेताओं को आपकी ज़रूरतों की पड़ी होती है, अगर ये सच में आपके भविष्य को सुधारने के लिए अपनी आपकी आवश्यकताएँ पूरी करने की अगर इनकी मंशा होती, तो क्या कभी ये आपको इस तरीके से आपस में धर्म और जाति के आधार पर लड़ाते? इनको बखूबी पता है कि जिस दिन इस वोटर ने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर लिया, तब ये व्यक्ति जाग जाएगा, तब ये आपसे रोज़गार माँगेगा, तब ये आपसे अपनी सुरक्षा माँगेगा, तब ये आपसे अच्छे स्कूल्स, अच्छी पढ़ाई माँगेगा। तो व्यक्ति अपने अधिकारों की माँग ना कर सके, व्यक्ति खुद ही इतना मानसिक रूप से विकलांग हो जाए कि वो अपनी हक की बात ना कर सके, व्यक्ति अपने अधिकारों की बात ना कर पाए, इसीलिए इनको इतना बुरी तरीके से लड़ा दो, धर्म और जाति के आधार पर इनको इतना विभाजित कर दो, इतना कमज़ोर कर दो कि ये अपनी बुद्धि का प्रयोग ना कर पाएँ, और जब बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अपने विकास की भी बात नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन वोटर्स अपने विकास की बात करना शुरू कर दिया, अपने अधिकारों की माँग शुरू कर दी, तब इन नेताओं के लिए हो जाएगी बड़ी दिक्कत। इसीलिए ये आपको सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, और आप भी बड़ी ही प्यार से और बड़ी आसानी से धर्म और जाति के नाम पे विभाजित होते जा रहे हैं और आपस में फूट डलवाते जा रहे हैं। और यही कमी एक वोटर की तरफ से भी रह जाती है, वह भी इन जाति और धर्म के चक्कर में पड़कर अपने वोट की असल कीमत भूल जाता है कि असल में उस वोटर की, उस एक वोट की कीमत आखिर है क्या। तो फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक वोटर की पहचान किस किस आधार पे होनी चाहिए? आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वोटर्स की असली पहचान को लेकर आप क्या सोचते हैं, और क्या मापदंड और क्या पैमाने होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके विचार पहुंचे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।